नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम फिर हाजिर हैं एक नए अंक के साथ। पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कृषि को पूरक करता है, या यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल अपने आप में एक अलग व्यवसाय भी है। जी हाँ, अगर सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन किया जाए तो हमें अतिरिक्त लाभ के साथ साथ पूरा फायदा हो सकता है। तो बस इसी पशुपालन की वैज्ञानिक तकनीक क्या है, उन्नत तकनीक क्या है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर दीपक गांगिल को। सहायक प्राध्यापक हैं, पशु चिकित्सालय महू में हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। वैज्ञानिक पद्धति क्या है उन्नत पशुपालन के लिए, इस बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। देखिए, क्या है कि पशुपालन हमारे जो किसान भाई हैं वो वर्षों से करते आ रहे हैं जी। लेकिन जानकारी के अभाव में होता क्या है कि वो उन्नत तकनीकियों का उपयोग ना करके जो पशुपालन से जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं ले पाते हैं। तो उन्नत पशुपालन की जो आपने बात करी, उसमें क्या है कि 4 मुख्य स्तंभ होते हैं पशुपालन के। उसमें सर्वप्रथम पशु प्रबंधन है। जो पशु प्रबंधन में जैसे अच्छी नस्ल के पशु की बात करते हैं अपन, उनके रखरखाव और आवास व्यवस्था की बात करते हैं। दूसरा जो है पशु आहार, पशुओं का आहार। तीसरा जो स्तंभ है वो पशु प्रजनन, और चौथा है पशु स्वास्थ्य। तो इन चारों स्तंभों में पशुपालन की उन्नत तकनीकों का उपयोग करके हम जो है हमारे जो किसान भाई बहुत अच्छे से पशुओं से लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, आपने तो हमें 4 स्तंभ बताए हैं, हम एक एक करके इसके बारे में जानना चाहेंगे। लेकिन पारंपरिक और वैज्ञानिक पद्धति में क्या अंतर है पशुपालन में? देखिए, वही मैं आपको बता रहा था कि पारंपरिक पद्धति में क्या है कि हमारे जो किसान भाई किसी भी चीज की जो उन्नत तकनीकियां हैं उनका उपयोग ना करते हुए अपना पारंपरिक विधि से, जैसे कि क्या आहार देना है, कैसी आवास व्यवस्था रखनी है, इसकी जो उन्नत तकनीकियां हैं उनका अगर पालन करेंगे तो निश्चित रूप से उनको फायदा होगा, लाभ मिलेगा। जी, जी। आपने उन्नत पशुपालन की बात की, तो हम अगर नस्ल के चुनाव की बात करें तो किस तरह हमारे किसान भाई पशुपालन के लिए अच्छे पशुओं को और अच्छी नस्ल का चुनाव कर सकते हैं? देखिए, अच्छी नस्ल जो है, मेरा तो हमारे किसान भाइयों से यही कहना है कि पशु जो है हमेशा अच्छी नस्ल का लें, क्योंकि अच्छी नस्ल के जो पशु होते हैं उनमें क्या है, दुग्ध उत्पादन की क्षमता बहुत अच्छी होती है। और अगर पशुओं में अगर नस्ल ही अच्छी नहीं होगी तो आप कितना भी अच्छा प्रबंधन कर लें, कितना भी अच्छा आहार दे लें, उनसे आप जो है उतना उत्पादन नहीं ले सकते और निश्चित तौर से उनसे जो है उतना अच्छा लाभ नहीं ले सकते। अगर नस्ल चुनाव की बात कर रहे हैं आप, तो कौन कौन सी नस्लें हैं ऐसी? जी जी जी, तो वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे देसी नस्लों की हम बात करें तो गायों में जो गिर नस्ल की गाय है, एक साहिवाल है, रेड सिंधी और थारपारकर, ये जो मुख्य नस्लें हैं इनको जो है आप मतलब अपने फार्म पे पाल सकते हैं। और अगर हम भैंसों की बात करें तो मुर्रा है, जाफराबादी है, मैसाना है, बदावरी है, ये कुछ नस्लें ऐसी हैं जिनका की दुग्ध उत्पादन अच्छा होता है। और अगर हम संकर नस्लों की बात करें तो गाय में जैसे होलिस्टीन फ्रीजियन है और जर्सी, ये 2 नस्लें ज्यादातर चलती हैं जिनका की दुग्ध उत्पादन अच्छा होता है। आपने तो हमें नस्ल के चुनाव की बात बता दी। आवास व्यवस्था किस तरह हमारे किसान भाई अभी इन नस्लों में एक चीज और मैं किसान भाइयों को कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप पशु खरीदने जाएं तो हमेशा ये देखें कि जहां से भी आप पशु ले रहे हैं तो वहां पर उनका नियमित टीकाकरण होता हो जी। और दूसरी बात, उसमें जब भी पशु खरीदें तो वो दूसरी ब्यांत में हो, क्योंकि दूसरी ब्यांत में क्या होता है कि उनका मतलब दुग्ध उत्पादन अच्छा होता है और पशु के साथ हमेशा बछिया हो। अच्छा। तो बछिया होगी तो बड़ी होगी, वो भी आप उसको गाय की तरह उससे दूध ले सकते हैं। और उनकी वंशावली का भी आपको जानकारी बहुत जरूरी है। वंशावली में जो सबसे मेन चीज क्या है कि पशु जो भी खरीद रहे हैं उसकी माँ का दूध अच्छा हो, क्योंकि माँ का दूध अच्छा होगा तो बछिया का भी दूध अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजों का ध्यान रखना, सावधानियों पे बता दिया आपने, बात बताई है। आवास व्यवस्था किस तरह से हमारे पशुपालन भाई कर सकते हैं? देखिए, आवास व्यवस्था में जो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि हम खुद भी अपने घरों में जब हमको अच्छे से आराम मिलता है जी जी, तो हम दूसरे दिन अच्छे से काम कर पाते हैं। तो पशुओं का क्या है कि आवास जितना आरामदायक होगा उतना ही उनका उत्पादन अच्छा होगा। तो आवास जो है हवादार हो,
खुला हो और जो पानी की निकासी की व्यवस्था है वो अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी की निकासी अच्छी नहीं होगी तो फर्श गीला होगा और विभिन्न तरह की बीमारियों के उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। और दूसरा क्या है कि इसमें जो आवास व्यवस्था में जो लंबाई की दिशा हो वो पूरब से पश्चिम होनी चाहिए जी। इसमें क्या होगा कि पूरब से पश्चिम होगी तो हवा का प्रवाह बना रहेगा और सूर्य की रोशनी भी बराबर आती रहेगी। और जो इनकी जो शेड का निर्माण है, शेड में जो हम बताएंगे आवास व्यवस्था में, उसमें क्या है कि इस तरह से हो कि एक पशु को 6x4 वर्ग फुट जगह मिल सके जी। और फर्श पक्का होना चाहिए जी। और जिससे कि साफ सफाई अच्छी हो और फर्श चिकना ना हो जिससे कि पशु के फिसलने का डर रहता है। और जो छोटे जो बछड़े बछड़ी होते हैं उनकी आवास व्यवस्था अलग होनी चाहिए। मतलब हमारे जो बड़े पशु हैं वो अलग रहने चाहिए और जो हमारे बछड़े हैं उनको अलग बिल्कुल, रखना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। अगर दो प्रकार के पशु हैं जैसे गाय और भैंस हैं, क्या इन्हें एक साथ रख सकते हैं कि इनको हाँ भी अलग बिल्कुल अलग एक रखना साथ चाहिए? एक साथ रख सकते हैं। बिल्कुल एक साथ रख सकते हैं। ये तो आवास व्यवस्था बताई आपने। सबसे महत्वपूर्ण होता है आहार। अगर आहार सही है तो हमारे पशु अच्छा उत्पादन देंगे और आखिरकार हम अधिक उत्पादन के लिए ही कर रहे हैं। आहार व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए? हमारे कई किसान भाई होता है कि सभी पशुओं को एक सा आहार देते हैं, एक से मौसम में एक सा आहार देते हैं, ये बताएं इसके बारे में। ये आपने बड़ा ही आपका अच्छा प्रश्न है। देखिए आहार हम जो कहते हैं जो फार्म पे होने वाले व्यय का 60 से 70% जो है भाग जो व्यय जो है आहार में ही होता है। तो इतना महत्वपूर्ण घटक है और आहार अपना सीधा सीधा जो है प्रोडक्शन जो कि उत्पादन से लिंक है। तो आहार जितना अच्छा होगा तो उनका उत्पादन भी अच्छा होगा। आहार में मैं जैसे आपने बताया कि हमारे पशुपालक भाई सभी पशुओं को एक जैसा आहार देते हैं। उससे होता क्या है कि जो जिस पशु का उत्पादन अच्छा होता है उसको उसकी उत्पादन क्षमता के हिसाब से आहार नहीं मिल पाता और जिसका उत्पादन कम होता है उसको आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता से ज्यादा आहार मिल जाता है। दोनों ही स्थितियों में हमारे पशुपालक भाइयों को नुकसान होता है। तो हमेशा मेरा तो यही कहना है कि उनकी आवश्यकता अनुसार उनके दुग्ध उत्पादन के हिसाब से आहार दें। और इसमें जैसे कि इसकी जो हमारी जो वैज्ञानिक पद्धति है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि हमारा जो वैज्ञानिक पद्धति में हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास भरपूर मात्रा में हरा चारा उपलब्ध है जी। तो आप जो है अगर किसी पशु का 5 से 7 लीटर उत्पादन है तो उसको आप केवल हरा चारा देके आप वो उत्पादन उतना ले सकते हो। तो अगर 5 से 7 लीटर उत्पादन है तो आप 40 से 50 किलो हरा चारा आप पशु को दो। और लेकिन जिन पशुओं का उत्पादन ज्यादा है उनको आपको दाना देना ही होगा। तो दाना देने की जो वैज्ञानिक पद्धति ऐसी है कि जिस पशु जो गाय है उसमें हर 2.5 लीटर उत्पादन पर 1 किलो दाना। अच्छा। और भैंसों में हर 2 लीटर उत्पादन पर 1 किलो दाना हम रिकमेंड करते हैं। चारा जो हम जो देना चाहिए उसको हमेशा कुट्टी काट के दें जी। अच्छा। क्योंकि क्या है कि अगर हम कुट्टी काट के नहीं देंगे तो वो पशु को उसको पचाने में दिक्कत हो सकती है। दूसरा जब हम चारा देते हैं तो उसके साथ थोड़ा सा भूसा भी मिलाएं, नहीं तो केवल अकेला चारा हम देंगे तो उसमें पशुओं में आफरा रोग होने की संभावना बनी रहती है। तो कुट्टी काट के दें और उसको जो है अगर भूसा साथ में दें। और जिन पशुओं में ज्यादा उत्पादन है उनको जरूर आप जो है दाना भी दें। तो इस नियम से अगर हमारे पशुपालक पशुओं में आहार देंगे तो निश्चित तौर से मैं आपको बता रहा हूं कि पशुओं से अच्छे से अच्छा लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, आपने आहार के बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं हम प्रजनन की, क्योंकि अगर जब हमारा पशुधन नहीं बढ़ेगा तो हमें फ़ायदा किस तरह से होगा। तो प्रजनन अगर हमारे यहाँ किसान भाई करना चाहते हैं, पशुपालक भाई हैं और प्रजनन पे ध्यान देना चाहते हैं तो क्या सलाह देना चाहते हैं? प्रजनन का मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा तो यही कहना है कि किसी भी पशुपालक के यहाँ, किसान के यहाँ अगर हर वर्ष एक पशु से हमें बछड़ा या बछड़ी मिल रही है तो हम ये कह सकते हैं कि वो फार्म जो है वो लाभ में चल रहा है जी। तो इसके लिए समय पे पशु का गर्भित होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी। तो मैं अपने किसान भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि पशुओं में यौन परिपक्वता की जो उम्र है उसका आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि जो देसी गायों में
जो यौन परिपक्वता है वो 2 से 2.5 साल में आती है। विदेशी गायों में ये 12 से 16 महीने का समय लेते हैं, और हमारी जो भैंसें हैं वो 2.5 से 3 वर्ष का समय लेती है यौन परिपक्वता आने में। उसके बाद भी अगर पशु का इतनी उम्र हो गई है और उसके बाद भी अगर उनमें यौन परिपक्वता नहीं आई है, वो नहीं बोल रही है, समय से गर्भित नहीं हो पा रही है, तो जरूर आप पशु चिकित्सक की सलाह लें और उसका इलाज कराएं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। चर्चा हम आपसे आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन कृषि दर्शन में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। बस अभी उपस्थित हुए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। आज हमारा जो विषय है वो है पशुपालन की उन्नत तकनीक। हमारे साथ डॉक्टर दीपक गांगिल हैं। सर, हम बात कर रहे थे प्रजनन की, और आगे हम बात करना चाहेंगे कृत्रिम गर्भाधान, इसमें कितना सहायक हो सकता है हमारे किसान भाइयों के लिए? जी, वही मैं बता रहा हूँ। प्रजनन की हमारे जो पशुपालक भाई 2 तरह की विधियां हैं। एक तो कृत्रिम गर्भाधान द्वारा करा सकते हैं, और दूसरा जो नेचुरल जो सांड द्वारा जो कराते हैं। ये दोनों ही विधियां हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो पशु एक बार जैसे ब्याह गया, ब्याने के उसके 45 से 60 दिन बाद उसको द्वारा गर्मी पे आना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो एक महीना अगर ज्यादा लेता है तो एक अनुसंधान के अनुसार इसमें प्रति माह अगर पशु गर्भित नहीं होता है तो प्रति माह 7 से 8 हजार रुपए का नुकसान हमारे पशुपालक भाइयों को उठाना पड़ता है जी। तो ये आप इससे क्या है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि पशुओं में गर्मी के लक्षण, उसकी जानकारी भी हमारे पशुपालक भाइयों को होना बहुत जरूरी है। इसमें जैसे कि पशु के बार बार चिल्लाना और दूसरे पशुओं पे चढ़ना, और उनकी योनि से जो है वो एक चमकीला और पारदर्शी स्राव आता है। तो हमारे पशुपालक भाइयों को मैं यही कहूंगा कि गर्मी के लक्षणों के लिए पशुओं को ठंडे समय में 2 बार, मतलब सुबह और शाम जरूर चेक करें। और जैसे ही आपको लगता है कि पशु गर्मी पे है तो उससे 12 से 18 घंटे बाद उसको जरूर गर्भित कराएं, चाहे तो कृत्रिम गर्भाधान से या सांड द्वारा, दोनों ही विधियां हैं। कोई भी विधि से कराएं तो 12 से 18, मतलब जैसे सुबह अगर गर्मी पे आई है तो उसको शाम को गर्भित कराएं, और शाम को अगर गर्मी पे आई है तो उसको सुबह जरूर गर्भित कराएं। कोई पशु ऐसा होता है कि जो कि मतलब 1 से ज्यादा दिन तक गर्मी पे रहता है, उसको एक दिन में 2 बार 12 घंटे के अंदर पे गर्भित कराना बहुत जरूरी है। मतलब हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो सतत निगरानी रखें कि उनके जो पशु हैं वो हीट पे हैं तो उसका गर्भाधान करवाएं। स्वास्थ्य की अगर हम बात करना चाहेंगे तो हमारे जो पशुपालक भाई हैं अपने पशुओं का स्वास्थ्य का ध्यान किस तरह रख सकते हैं, किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छी बात है कि जो स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे कि अगर पशुपालक भाई हमारे इलाज की अपेक्षा उसके रोकथाम, जो बीमारियों की रोकथाम पे अगर ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर एक बार पशु में बीमारी आ गई तो एक तो क्या है कि पशु का उत्पादन वैसे ही बंद हो जाता है, और उसके इलाज में जो खर्चा आता है, तो इस तरह से ये दोहरा
जो नुकसान उठाना पड़ता है। तो बीमारियों की रोकथाम पे ध्यान दें। बीमारियां जो अपने पशुओं में जो ज्यादातर मुख्यतः होती हैं, उसमें मैं जो मुख्य बीमारियों के बारे में बताना चाहूंगा, जैसे कि एक खुरपका मुंहपका रोग है जी। दूसरा एक गलघोंटू रोग होता है और एक टंगिया रोग। ये 3 रोग जो मुख्यतः होते हैं। तो खुरपका मुंहपका रोग में जैसे मैं बताऊंगा आपको कि मुंह और पैर में छाले आ जाते हैं पशुओं के, वो दूध देना भी कम कर देता है, खान पान भी कम हो जाता है और उसमें एक बार अगर पशु बीमार हो गया तो उसको लंबे समय तक जो है उसका उत्पादन कम रहता है। गलघोंटू रोग जो होता है उसमें गले में सूजन आ जाती है और कई बार ये रोग जो है जानलेवा भी हो जाता है। गलघोंटू रोग जो है उसमें पशु की जान भी चली जाती है। तो ये रोग बहुत ही मतलब इनका टीकाकरण होता है, शासन द्वारा भी कराया जाता है। हमारा जो महाविद्यालय है वो गोदलिए गांव में हम लोग भी टीकाकरण करते हैं। तो मेरे पशुपालक मेरे किसान भाइयों से यही सलाह है कि इन बीमारियों का टीकाकरण साल में 2 बार जरूर कराएं और जिससे कि ये बीमारियां नहीं आएंगी और नहीं आएंगी तो आपके पशु स्वस्थ रहेंगे और आप उनसे अच्छे से अच्छा लाभ ले सकते हैं। जी, आपने टीकाकरण की बात की है, तो किस किस अवस्था में पशुओं का टीकाकरण करवाना चाहिए और कौन कौन से टीके हैं जो हमारे पशुपालक भाई अपने जानवरों को करवा सकते हैं? देखिए वही मैंने बताया, एक तो खुरपका मुंहपका रोग जो मैंने बताया, FMD जिसे बोलते हैं, फुट एंड माउथ डिसीज, उसका टीका लगता है। दूसरा जो गलघोंटू जो HS हम बोलते हैं, हिमोरेजिक सेप्टिसिमिया जो रोग है, उसका भी एक टीका लगता है। ये टीके बारिश के पहले लगते हैं और साल में 2 बार लगते हैं। तो वैसे और एक होता है ब्लैक क्वार्टर जो एक टंगिया रोग होता है, उसका भी टीका जो लगता है वो हमारे पशुओं को ये शासन द्वारा लगाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस तरह से हमारे किसान भाई अपने पशुओं का टीकाकरण करके उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। एक और बीमारी के बारे में मेरे को अभी जैसे थनैला रोग जो हमारे पशुपालक बहुत परेशान होते हैं, थनों में बीमारी हो जाती है और जिससे कि क्या है कि थनों में सूजन आ जाती है, उनका उत्पादन कम हो जाता है। तो ये जो बीमारी है तो ये एक तरह की ऐसी बीमारी है जिसको कि हमारे पशुपालक भाई छोटी छोटी बातें अगर ध्यान रखेंगे तो ये इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। जैसे कि वो बातें मैं बताऊं कि जब भी पशु को हम धोएं तो थनों को अच्छी तरह साफ कर लें और थन हमेशा पूरी मुट्ठी, जैसे कि ये पूरी मुट्ठी विधि द्वारा निकालें। हमारे पशुपालक भाई क्या करते हैं, अंगूठा लगाते हैं। अच्छा। तो अंगूठा लगाने से होता क्या है कि उससे थनों में जो है अंदर घाव बन जाता है और जो थनों की अंदर की नली है उसमें धीरे धीरे जो घाव बन जाता है उसमें फिर जीवाणु उत्पन्न होने लगते हैं और हमारे उसमें थनैला आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो सबसे पहले साफ सफाई का ध्यान रखें, दूसरा पूरी मुट्ठी वाली विधि से करें। तीसरी जो बात है वो ये है कि हमारे जब भी दूध धोएं तो दूध धोने के बाद पशु को तुरंत बैठने ना दें 15 से 20 मिनट, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमारे जो थनों की जो नलिका है वो खुली रहती है 15 से 20 मिनट तक। तो नीचे जो फर्श जो से तो उससे क्या है कि जीवाणु अंदर ऊपर चले जाते हैं और थनैला की संभावना बहुत हो जाती है। तो ध्यान रखें हमारे किसान भाई, दूध दोहते समय आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छे से बताया। इसकी जानकारी का जो हमारे किसान भाई हैं लाभ जरूर लेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आप कृषि दर्शन में समय हो चुका है खबरें खेती देखने का, तो आइए जानते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस पे। किसानों के लिए कृषि क्षेत्र आधुनिक बना रही है सरकार। ड्रोन से 25 एकड़ फसल पर एक दिन में छिड़काव संभव। खरीफ अनाज फसलों के लिए पंजीयन 15 सितंबर से। लहसुन से कमाएं लाभ और टमाटर की उन्नत खेती। अब जानते हैं खबरें विस्तार से। किसानों के लिए कृषि क्षेत्र आधुनिक बना रही है सरकार। भारतीय कृषि को वैश्विक मानदंडों के अनुरूप बनाने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार इस क्षेत्र को आधुनिक बना रही है। आत्मनिर्भर भारत के लिए कृषि को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। डिजिटल एग्रीकल्चर की संकल्पना साकार करते हुए कृषि मंत्रालय ने 5.5 करोड़ किसानों से संबंधित डेटा तैयार किया है। राज्यों के सहयोग से दिसंबर 2021 तक 8 करोड़ से अधिक किसानों का डेटाबेस बन जाएगा, जो कृषि व किसानों की प्रगति के लिए राज्यों, केंद्रीय विभागों का विभिन्न संस्थाओं और को उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह बात मुख्यमंत्रियों व कृषि मंत्रियों की बैठक में कही।
बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग, खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री पीयूष गोयल भी थे। श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र को अधिकाधिक ज्ञान, विज्ञान व तकनीक से जोड़ने की आवश्यकता है और इस दिशा में सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर का कंसेप्ट लाई है। इसके माध्यम से पारदर्शिता आ रही है, जिसका उदाहरण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है, जिसके तहत अभी तक 11.37 करोड़ किसानों को 1.58 लाख करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराए गए हैं। पीएम किसान का डेटा केसीसी के डेटा से समेकित करने से कोविड काल में 2.37 लाख करोड़ से अधिक किसानों के बीच बैंकों द्वारा केसीसी के माध्यम से 2,44,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रवाह किया गया है। ड्रोन से 25 एकड़ फसल पर एक दिन में छिड़काव संभव। अब खेती में हाईटेक तकनीक का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। युवा वर्ग को भी खेती अब उत्तम लगने लगी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने ड्रोन उपयोग के नियमों का सरलीकरण कर दिया है और कृषि में भी ड्रोन के विभिन्न उपयोग की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बीमा कंपनियों द्वारा फसल सर्वेक्षण, सरकार द्वारा क्षति की स्थिति में फसल का आंकलन, खड़ी फसलों पर कीटनाशकों, लिक्विड फर्टिलाइजर का छिड़काव आसान हो जाएगा। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सागर कृषि विज्ञान केंद्र में गरुड़ा एरोस्पेस चेन्नई द्वारा पेस्टिसाइड एवं घुलनशील उर्वरकों का सोयाबीन, अमरूद की फसल पर ड्रोन द्वारा छिड़काव किया गया। खरीफ अनाज फसलों का पंजीयन 15 सितंबर से। मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण श्री फैज अहमद किदवाई ने बताया कि समर्थन मूल्य पर धान एवं ज्वार बाजरे के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर 2021 तक किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए धान का न्यूनतम मूल्य 1,940 रुपये, ज्वार का 2,738 रुपये एवं बाजरे का 2,250 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। लहसुन से कमाए लाभ। औषधीय गुणों से भरपूर लहसुन के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जन की प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि लहसुन उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। खेत तैयार करने के लिए ट्रैक्टर या देशी हल की सहायता से भूमि की हल्की जुताई करें, क्योंकि लहसुन की जड़ें भूमि में 10 से 12 सेंटीमीटर से अधिक गहरी नहीं जाती हैं। इसके बाद आड़ा बखर चलाकर भूमि को भुरभुरा बनाएं और पाटा चलाकर खेत समतल कर लें। एग्रीफाउंड सफ़ेद G41, यमुना सफ़ेद G1, यमुना सफ़ेद 2 G50, यमुना सफ़ेद 3 G282, एग्रीफाउंड पार्वती, यमुना सफ़ेद 4 G323 लहसुन की प्रमुख किस्में हैं। लहसुन की अच्छी पैदावार लेने के लिए 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर पकी हुई गोबर खाद को खेत में अंतिम तैयारी के समय भूमि में मिला देना चाहिए। सामान्यतः सितंबर-अक्टूबर लहसुन लगाने का उचित समय है। और अब जानते हैं टमाटर की उन्नत खेती के बारे में। टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त उचित जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट भूमि अच्छी मानी जाती है। इसकी स्वर्ण, लालिमा, पूसा आदि प्रमुख किस्में हैं। टमाटर के बीज को लगाने से पहले छोटी छोटी क्वारियां जिनका आकार 1 मीटर चौड़ा और लंबाई अपने हिसाब से रखते हैं, फिर उसमें बीज कतार से कतार डालते हैं। यह 4 से 5 सप्ताह में तैयार हो जाता है। वर्षा ऋतु में रोपी गई टमाटर की फसल में पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गर्मी में 7 से 10 दिन के अंतर में सिंचाई एवं ठंडी में 10 से 15 दिन के अंतर में सिंचाई करें। टमाटर की प्रत्येक सिंचाई के बाद ज़मीन को भुरभुरी कर दें या 30 से 40 दिन बाद फावड़ा की सहायता से मिट्टी चढ़ा दें। जब फसल 2 महीने की हो जाए तो पौधे के पास लकड़ी लगाकर बांध दें, जिसे हम सहारा देना कहते हैं। ऐसा करने से पौधा अधिक बढ़ता है। हाइब्रिड टमाटर की उपज 100 से 150 क्विंटल प्रति एकड़ एवं देशी टमाटर की उपज 70 से 80 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में आज बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।